तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव, जो बिहार बोर्ड में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग एकदम वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। निश्चित तौर में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा और आप लोग रट जाइए इसको, यानी कि घोर के पी जाइए इसको। चलिए हम आप लोगों को अब पिला रहे हैं घोर के। इसमें पहला क्वेश्चन है कि गैरीवाल्दी पेशे से क्या था। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, सिपाही था, किसान, जमींदार, नाविक। तो गैरीवाल्दी पेशे से नाविक था। क्या था? गैरीवाल्दी पेशे से नाविक था। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, चला देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। तो रूस का मरीज, यूरोप का मरीज चला कहा जाता है तुर्की को। इसको कहा जाता है यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। एकदम बारीकी से ध्यान से याद करते चलेंगे, ठीक है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहले एक एक ऑप्शन देखिए। काबुल ने किया था, मेजनी ने किया था, बिस्मार्क ने किया था कि गैरीवाल्दी ने किया था। तो इसका सही जवाब होगा कि मेजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है चला कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। क्रीमिया युद्ध का, सेडाओ का युद्ध का, प्रासा डेनमार्क युद्ध, सीडान का युद्ध। तो सीडान का कोई युद्ध नहीं हुआ था, सेडेवा का युद्ध हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेडेवा का युद्ध, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत था। जर्मनी का था, यूनान का था, कि तुर्की का था, कि इंग्लैंड का था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चला यूनान। क्या हो जाएगा? यूनान। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए उत्तर ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोप के अंतर्गत। यूरोप क्या है? तो यूरोप एक महादेश है और इस महादेश के अंतर्गत इटली भी आता है और जर्मनी भी आता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका यह भी महादेश है और पश्चिमी एशिया ये एशिया खुद महाद्वीप है। तो यूरोप के अंतर्गत इटली और जर्मनी आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो मेजनी ने किया था, कि हिटलर ने किया था, कि बिस्मार्क ने किया था, कि विलियम प्रथम ने। तो लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। एकदम बारीकी से याद कीजिए, किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। लुइया ट्राबा ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, कि नेपोलियन तृतीय ने, कि बिस्मार्क ने। तो राइन राज्य का निर्माण चला नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। एकदम याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुर्बो वंश। कौन सा हो जाएगा? बुर्बो वंश। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सन 1810 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहां हुआ था। फिर से सुनिएगा, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध हुआ था। तो यह युद्ध कौन सा युद्ध हुआ था? देख लिए, 2 युद्ध है। इन दोनों युद्धों में काफी कंफ्यूजन होता है। एक सेडान का युद्ध है, एक सेडोवा का युद्ध है। तो ये 1870 में जो चला हुआ था, ये युद्ध हुआ था सेडान का युद्ध, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी और साइडाइन का कोई युद्ध नहीं हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेडान का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि जाल्बेरियन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी भाई? तो क्रांतिकारियों की, कि व्यापारियों की, कि विद्वानों की, कि पादरी सामंतों की। तो जाल्बेरियन एक संस्था थी, यह व्यापारियों की संस्था थी, ठीक ना। ये व्यापारियों की संस्था थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बिस्मार्क निम्न में से क्या था। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क कवि था, कि नाटककार था, कि संगीतज्ञ था, कि कूटनीतिज्ञ था। तो चला ये कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। इसी के कूटनीति के चलते इटली का एकीकरण संभव हो पाया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है चला कि 1829 ईस्वी की एड्रियाना पोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। पोलैंड, हंगरी, यूनान और तुर्की। 1829 ईस्वी में एड्रियाना पोल की संधि जो है यह चला तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ? तुर्की के साथ हुई थी। आगे चलते हैं, देखिए क्या है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। अब तो सब जानता है कि हर बात में कौन टांग अड़ा देता था। तो ऑस्ट्रिया का काम ही था किसी के काम में टांग अड़ा देना। वही ऑस्ट्रिया है जो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, टांग अड़ा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रैंकफर्ट की संधि, कौन सी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा चला यूनान। ये चार ऑप्शन दिया है, जर्मनी, यूनान, तुर्की और इंग्लैंड। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत था? तो यूनान का था, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध चला, बताइएगा, आप लोग जवाब दीजिए। लाल सेना से, कार्बोनरी से, कि फिलिक हेटारिया से, डाइट से। डाइट तो ये रूस के संसद का नाम है, और लाल सेना का गठन तो ट्राटस्की ने किया था। इस तरह आप छांट के बता सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बोनरी। क्या हो जाएगा? कार्बोनरी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो सेनापति के, कि फ्रांस में राजदूत, कि प्रधानमंत्री, की गृह मंत्री? इसका सही जवाब हो जाएगा कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो ये तीन देश ब्रिटेन, रूस, फ्रांस शामिल थे, जबकि जर्मनी इसमें शामिल नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चला, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने। तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना तो जो था चला, यह रूस के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? पवित्र संघ रूस के द्वारा पेश किया गया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली के संस्थापक कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। जियोबर्टी, काबूर, मेजनी, गैरिबाल्दी। तो यंग इटली के संस्थापक का नाम मेजनी था। क्या नाम था? मेजनी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखते रहिएगा। नौ गुएल्फ, देखिए किताब में खोजते रह जाइएगा, नहीं मिल पाएगा यह क्वेश्चन। नौ गुएल्फ आंदोलन कहां हुआ था? तो ये इटली में, कि जर्मनी में, कि फ्रांस में, कि ब्रिटेन में? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि नौ गुएल्फ आंदोलन जो है इटली में हुआ था। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इटली में हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहां संपन्न हुआ था? कौन सा आंदोलन? चार्टिस्ट आंदोलन कहां संपन्न हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में, कि इटली में, कि जर्मनी में, कि इंग्लैंड में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चला इंग्लैंड में। कहां हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? प्रसा ने किया था, कि ऑस्ट्रिया ने किया था, कि सार्डिया ने किया था, कि फ्रांस ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रसा ने किया था। क्या क्या जवाब हो जाएगा इसका? ए नंबर। जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो प्रसा ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी जो राज्य था उसका भाषा क्या था? इतावली था, मैंग्यार था, कि पोलिश था, कि फ्रेंच था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि उसका भाषा जो था मैंग्यार था। क्या भाषा था? मैंग्यार। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस का, रूस का, इटली का, जर्मनी का? बताइए, मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ऑप्शन है आपके सामने, फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। इसका सही जवाब हो जाएगा इटली। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? इटली को कहा जाता है, फ्रांस को कहा जाता है, कि हंगरी को कहा जाता है, कि यूनान को कहा जाता है? तो इसका चला सही जवाब हो जाएगा यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है, क्योंकि हमने यूनान से बहुत कुछ सीखा है और दुनिया ने भी यूनान से बहुत कुछ सीखा है। अगला क्वेश्चन है चला कि एक्ट ऑफ यूनियन, क्या चीज? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1888 में, कि 1707 में, कि 1788 में, कि 1807 में? एक्ट ऑफ यूनियन, तो इसका जवाब हो जाएगा 1807 में। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था? 1807 में पारित हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? नेपोलियन संहिता, ऑप्शन देख लीजिए। नेपोलियन कोड कहिए चाहे नेपोलियन संहिता कहिए, बात एक ही है, ठीक है। नेपोलियन कोड चाहे नेपोलियन संहिता, दोनों बात एक ही है। अब देखिए नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन देखते हैं। 1889 में, 1891 में, 1801 में, 1804 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1804 में। क्या जवाब हो जाएगा? 1804 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है चला कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने 1810 में, 1815 में, 1830 में और 1848 में। सबसे पहले आप लोग अपने से बताने का प्रयास कीजिएगा कि हमारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद आंसर देख लीजिएगा और एक कॉपी लेकर के बैठिएगा और अपना सेट लगाइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है इतना में से, और कमेंट करके बताइए, अपना नंबर लिखिए कि सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ, सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ। तब आपका एक आकलन का पता चलेगा कि आपका अभी स्थिति क्या है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो देखिए कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है चला जी 1810 ईस्वी में हुई थी। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? 1810 में हुई थी। 1848 ईस्वी तक मेटरनी का शासन का अंत हो गया था और 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हो गया था और 1830 की क्रांति 1830 में हुई थी, आप जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितना बार युद्ध किया था? तो देखिए ऑप्शन है, सबसे पहले आप लोग अपना जवाब दीजिए कि आपका क्या जवाब है। ऑप्शन सुन लीजिए, 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब हो जाएगा चला 3। क्या हो जाएगा? 3 बार युद्ध लड़े थे जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक मैदान से समझिएगा, आस्ते आस्ते एकदम लहे लहे मजा लीजिए ऑब्जेक्टिव का। और इसमें परेशान होने की क्या दिक्कत है भाई, आराम से धीरे धीरे मजा लीजिए ना, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की? बताइए, यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? सबसे पहले आप लोग अपना आंसर दीजिए। तुर्की की पराजय हुई थी, यूनान की पराजय हुई थी, फ्रांस की पराजय हुई थी कि रूस की पराजय हुई थी? तो इसमें रूस की पराजय हुई थी। किसकी? रूस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चला क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 1789, क्या है? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? रोमनो वंश, बुर्बो वंश, स्टुअर्ट, ट्यूडर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुर्बो राजवंश का शासन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? ऑप्शन है आपके सामने, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। इसका सही जवाब हो जाएगा विक्टर इमैनुअल था। कौन था? विक्टर इमैनुअल। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, ज्यादा हम तेजी से नहीं चल रहे हैं ताकि आपको आसानी से दिख सके, समझ में आ सके। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, प्रासा का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था, रूस का जार था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? नेपुल्स की, ऑस्ट्रिया की, सार्डिनिया की कि प्रासा की? बताइए, ऑस्ट्रिया की, सार्डिनिया की, प्रासा की, नेपुल्स की? तो देखिए इसमें प्रासा का विजय हुआ था और ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया की। सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ था और इसमें ऑस्ट्रिया पराजय हुआ था और प्रासा जीत गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? कौन सी? लौह रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लगभग आप लोग जवाब दे चुके होंगे, हमको मालूम है। चलिए, बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने, गैरीबाल्डी ने। ये लौह रक्त की नीति का अवलंबन किया था जिसका नाम था बिस्मार्क। क्या नाम था? बिस्मार्क। क्या हो जाएगा सर? बिस्मार्क। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? कौन सा कुर्ती? लाल कुर्ती। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, काबूर ने, मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैरीबाल्डी। क्या हो जाएगा? गैरीबाल्डी। क्या हो जाएगा? गैरीबाल्डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद का जन्म जो है किस घटना से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चला, सबसे पहले आप लोग बताइए, हम ऑप्शन बता देते हैं। पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति? इसका सही जवाब होगा पुनर्जागरण। क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना और इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण का स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? क्या क्वेश्चन है? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन 3, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक का नाम था विक्टर इमैनुअल। क्या नाम था? विक्टर इमैनुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? कह रहा है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? वियना की संधि द्वारा, कुस्तुनिया की संधि द्वारा, पराग की संधि द्वारा, एडियापुल की संधि द्वारा?
तो ये कुस्तुनिया की संधि भी हुई थी और इसी संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? कौन सा? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था? ऑप्शन है डेनमार्क की संधि द्वारा, गैस्टिन की संधि द्वारा, पराग के संधि द्वारा कि फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा चला फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। ये 43 नंबर क्वेश्चन था और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं इस सेट में कितने क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है ईवा इटली संस्था, ईवा इटली यानी कि यंग इटली, यंग इटली कहिए चाहे ईवा इटली कहिए, ईवा इटली संस्था का विकास किया मेजनी ने, काउंटाबुर ने, गैरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। तो आपने पहले जवाब दे चुके होंगे, इसका सही जवाब होगा मेजनी ने। ईवा इटली संस्था का स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। और आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, हमको लगता है कि क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा और ये क्वेश्चन क्या है? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? फिर से सुनिएगा, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसफेडरेशन संघ, सीसेल पाइन संघ, राइन संघ, इनमें से किसी के नहीं, इनमें से किसी की नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइन संघ। ट्रांसफेडरेशन संघ की नहीं, सीसेल पाइन के संघ के नहीं, इसका सही होगा राइन संघ की स्थापना नेपोलियन ने जर्मनी की संघ की स्थापना की थी। नेपोलियन ने जर्मन में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की स्थापना किया था। ये रहा आज 45 क्वेश्चन का सेट रहा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। चलिए तो मिलेंगे अब फिर अगले चैप्टर के साथ और अगले ऑब्जेक्टिव के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।